अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। आज का हमारा टॉपिक फोटॉन्स के बारे में है और फोटॉन्स के बारे में जिस साइंटिस्ट ने थ्योरी या कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटेड टू द क्वांटम फिजिक्स, उस साइंटिस्ट का नाम था मेरे बच्चों मैक्स प्लांक्स। ठीक है बाबा। तो मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम फिजिक्स का समझो कि पॉइनर भी था, इसने अच्छा काम किया। तो ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ दिस क्वांटम इन 1918। तो अब यहाँ पे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप बच्चों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे फोटॉन इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, तो उससे रिलेटेड जो जो बातें इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है सेंट्री टेस्ट में, वो मैं आप बच्चों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बाबा। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, इमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो एनर्जी मिट आउट करेगा या तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा बाय अ बॉडी इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। याद करें, वो कभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ जाती है। माना एनर्जी विल नेवर कम इन अ कंटिन्यूस फॉर्म। अगर कोई आपसे पूछे, कोई एमसीक्यू आ जाए कि एनर्जी कम्स इन अ कंटिन्यूस फॉर्म या डिसकंटिन्यूस फॉर्म, तो आप कहेंगे एनर्जी विल रेडिएट या विल कम इन अ डिसकंटिन्यूस फॉर्म। अच्छा, किस फॉर्म में आ जाती है? इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटम या अपना फोटॉन भी कहते हैं। ठीक है बाबा। तो रीडिंग कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स थ्योरी, emission या absorption of energy by a body is not a continuous process, but it is in the form of packets या bundles called quanta या photon। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये याद करें, इस रिलेशनशिप से हमने यहाँ पे एक फार्मूला बनाया। इसका हमने फार्मूला बनाया था मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। ठीक है बाबा। तो यहाँ पे याद करें कि ई इज़ एनर्जी, न्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी। कोई भी आप रेडिएशन उठाओ, अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो समझो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप विद द वेवलेंथ वो इन्वर्स होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिला कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जब हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है बाबा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, प्रोपोर्शनल को जब हम ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। मोस्टली जो साइंटिस्ट होता है, जो लॉ या थ्योरी या प्रिंसिपल देता है, तो मोस्टली वही ज़्यादातर उस कांस्टेंट के साथ अपना नाम ऐड कर लेता है। ठीक है बाबा। तो एच को हम यहाँ पे कहेंगे प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस प्लांक्स कांस्टेंट का एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे एवोगेड्रो नंबर था 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसी तरीके से यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट का भी फिक्स वैल्यू ही आपको याद करना होगा, हो सकता है कि एंट्री टेस्ट में आ जाए। 6.625 इंटू 10 पर -34 जूल इंटू सेकेंड। दो यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, यहाँ पे बड़ा यूनिट जूल होता है और छोटा अर्ग होता है, जबकि तीसरा कैलोरी भी होता है। ठीक है, वो कैलोरी इन दोनों से ज़्यादा होता है। तो प्लांक्स कांस्टेंट जूल सेकेंड में हो गया 10 पर -34। अगर आप इसको कन्वर्ट करो अर्ग में, क्योंकि हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर +7 अर्ग, माना 1 जूल 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो एच इज इक्वल 6.625 इंटू 10 पावर -27। जब 34 -34 में प्लस करेंगे 7 तो आपको जवाब आ जाएगा -27। तो वैल्यू के साथ यूनिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर एंट्री टेस्ट में आ जाए कि डैश इज़ द यूनिट ऑफ या डैश इज़ द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, तो आप कहोगे 6.625। किन बुक्स में लिखते हैं 6.626, बात सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और रिलेशनशिप है कि ई इज इक्वल टू एच न्यू। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। सर सी को हम क्या कहते हैं? सी को हम कहते हैं मेरे बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा होती है वेवलेंथ। माना फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर? तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट दूसरा भी इस्तेमाल हो रहा है जिसे हम सी कहते हैं। हमारे बुक के अंदर शायद सी का जिक्र नहीं है। तो दो फार्मूलेज हैं प्लांक्स कांस्टेंट के। एक तो बेसिक के लेवल पे था ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है बाबा। और दूसरा थोड़ा एडवांस आ गया, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा इज अ वेवलेंथ, एच इज अ प्लांक्स कांस्टेंट और ई को हम कहते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे दो हम कांस्टेंट एक ही साथ यूज़ कर रहे हैं। एक प्लांक्स कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं और दूसरा होता है स्पीड ऑफ लाइट, माना 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर कोई एमसीक्यू आ जाए कि एनर्जी ऑफ 1 फोटान इज इक्वल टू डैश, तो याद करो एक फोटान की एनर्जी 1 एच न्यू के बराबर होती है, माना ई इज इक्वल टू एच न्यू। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो जब हम एनर्जी देते हैं, स्पेशली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हम फोटॉन देते हैं। ठीक है बाबा। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो ना तो हीट से होगा
ना करंट से होगा, ना वो न्यूक्लियर चेन से होगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ फोटान के लगने से या एब्जॉर्ब करने से होता है। और मोस्टली क्या होता है, जो शुरू वाला स्टेप होता है ना, फर्स्ट वाला, उसी में हम फोटान देते हैं, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। फिर आगे वो रिएक्शन चेन मैकेनिज्म की तरह होता है या फिर रेडिकल मैकेनिज्म की तरह होता है। तो कितने फोटान्स नीडेड होते हैं रिएक्शन को इनिशिएट करने में? आप कहेंगे सर ओनली 1 फोटान इज़ एनफ। क्लियर बाबा? तो ये कुछ था फोटान के बारे में। फोटान क्या होता है, या उससे रिलेटेड एक थ्योरी थी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो मैंने आप बच्चों को एक्सप्लेन की। अच्छा, बोहर ने क्या कहा था कि एनर्जी लेवल्स होते हैं E1 और E2, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। जब हाई एनर्जी लेवल में से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी मिट आउट कर लेता है, वो बाहर चली जाती है एनर्जी। हाँ, जब हम नीचे समझो, ये से समझे कि ये के शेल है, ये के शेल, और इसे हम कहते हैं एल शेल। दिस इज़ एल शेल। ये ग्राउंड लेवल है और ये एक्साइटेड लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, माना इसे हम कहते हैं एंडो एनर्जिक रिएक्शन या एंडो एनर्जिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन जब E1 से E2 में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वापस दोबारा जब E2 से E1 में आता है तो एनर्जी मिट आउट करता है। यहाँ पे भी जो एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन से, तो बच्चों लाइट इन्वॉल्व हो रही है, तो हम यहाँ पे फोटॉन्स को लिखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक बात यहाँ पे समझाने की है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन इज़ द एंडो एनर्जिक प्रोसेस। और जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सो एनर्जिक होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इमिट हो जाती है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एक्साइटेशन। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है, E2 में से E1 में आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिलैक्सेशन। अच्छा, रिलैक्सेशन क्या होता है, लाइट इमिट हो जाती है, एनर्जी इमिट आउट हो जाती है, और वो कितनी एनर्जी होती है, इक्वल टू 1 फोटान। अच्छा, देंगे तो भी 1 फोटान, इमिट आउट हो जाएगी तो भी वो 1 फोटान होगी। अच्छा, ये सक्सेसफुल जो है ना वो ट्रांजिशन तब होगी जब इन दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो होता है ना, डेल्टा ई, माना एनर्जी जो हम सप्लाई करें ये तो डेल्टा ई के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। अगर उससे कम है तो जस्ट एक्साइटेशन होगी, मगर सक्सेसफुल एक्साइटेशन नहीं होगी। ये फुल कंप्लीट जंप नहीं होगा फ्रॉम E1 टू E2। कंप्लीट जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगा जब सप्लाइड एनर्जी शुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस बिटवीन द टू लेवल्स, या उससे ज़्यादा हो। अच्छा, अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जंप करके जो बच जाएगी ना उसको एमिट आउट कर लेगा। तो ये था कुछ फोटॉन्स के बारे में या मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक बात ये है कि सर अगर E1 से E2 में चला जाए, E2 से E3 में चला जाए, E3 से E4 में, E4 से E5 में, क्या सर ऐसे हो सकता है कि इतनी हम ज़्यादा एनर्जी दे दें कि केटायन की फार्मेशन हो जाए, आयन की फार्मेशन ही हो जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसे भी होता है। इफ़ द इंसिडेंट लाइट हैज़ हायर एनर्जी देन द ऑर्बिटल विद द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जो आखिर वाला होता है, द इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम एन एटम, तो क्या बच जाएगा मेरे बच्चों, आखिर में हमें आयन मिल जाता है। जैसे सोडियम की बात हम करते हैं, तो सोडियम के आखिरी शेल में जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना हो तो हम एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, माना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट इन ए गैसियस स्टेट। क्लियर बाबा? तो ऐसे भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए, सब एनर्जी लेवल के डिफरेंस से भी बहुत ज़्यादा हो, तो फार्मेशंस ऑफ आयंस हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर जा सकता है, निकल सकता है वहाँ से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसे हम कहते हैं फोटान। फोटान से रिलेटेड जो जो खास खास बातें थी मैंने आप बच्चों के साथ शेयर की हैं। तो बच्चों अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सर सरफराज वीएन को। और मेरे बच्चों थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा वो होगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारा साइंटिस्ट था बालमर, उसने दिया। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।